भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मंगलवार को एक बार फिर कार्यकर्ता चौंक गए। 11 दिसंबर को वो भी तब चौंके थे जब मध्य प्रदेश में पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की थी। इससे एक दिन पहले भी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर पार्टी ने सबको चौंका दिया था। मंगलवार को राजस्थान की बारी थी, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री का नाम की घोषणा होने वाली थी। कार्यकाल के अतिथि कक्ष में लगे टीवी पर राजस्थान की खबर आ रही थी। तभी वसुंधरा राजे सिंधिया ने भजन लाल शर्मा के नाम की घोषणा कर दी। भोपाल में मौजूद नेता और कार्यकर्ता ने कभी उनका नाम तक नहीं सुना था। कई लोग ये पूछते हुए नजर आ रहे थे कि ये कौन है भजन लाल। पहले छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, फिर मध्य प्रदेश में मोहन यादव और अब राजस्थान में भजन लाल शर्मा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चौंकाने वाली राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने अब महारत हासिल कर ली है। कम चर्चित चेहरों को शीर्ष पदों पर जिम्मेदारी सौंपने का सिलसिला जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है वो जानकारों की समझ से परे है, क्योंकि पार्टी के इस कदम की अलग अलग तरीके से व्याख्या की जा रही है। दिग्गजों को दरकिनार कर पार्टी ने उन नेताओं के हाथों में राज्यों की कमान सौंपी है जिनके नाम किसी फहरिस्त में दूर दूर तक नहीं रहे, जो मुख्यमंत्री की रेस में कभी नहीं रहे। राजस्थान को लेकर जानकारों का कहना है कि ये तो कमाल ही हो गया, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि पहली बार विधायक बनने वाले किसी नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। भजन लाल शर्मा ने राजस्थान की सांगनेर विधानसभा सीट से चुनाव जीता, लेकिन रोचक पहलू ये है कि वो भरतपुर सीट से लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी को लगा कि वो इस सीट पर जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें सांगनेर की सीट से उतारा गया। वो न सिर्फ जीते बल्कि उन्होंने कांग्रेस के प्रतिद्वंदी पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,081 वोटों से हरा दिया। लेकिन कहीं से भी संकेत नहीं मिल रहे थे कि वो राजयोग लेकर चुनाव में उतरे हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिन्हें मुख्यमंत्री घोषित किया गया है उनके पास चुनाव लड़ने का पहले से अनुभव रहा है, मगर भजन लाल के मामले में सारी अटकलें और सारे गणित धरे के धरे रह गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, उस दिन प्रदेश कार्यालय में नवनिर्वाचित विधायकों का फोटो सेशन भी हुआ। बड़े नेता सब सामने की पंक्ति में कुर्सियों पर बैठे हुए थे। इनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और इस रेस में शामिल सभी बड़े नेता केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ मुस्कुरा रहे थे। तीसरी पंक्ति में खड़े मोहन यादव मुश्किल से ही पहचान में आ रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों के अंतराल के बाद मोहन यादव आगे की पंक्ति में सबसे प्रमुख नेता बन गए। ये पहली बार ही हुआ होगा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, भोपाल और जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालयों पर मौजूद नेता मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा के बाद सकेत में आ गए हों। जो पत्रकार रायपुर और जयपुर में मौजूद थे, उनका कहना है कि घोषणा के कुछ मिनटों तक वो कार्यकर्ताओं और नेताओं को कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। भोपाल में भी यही नजारा था, जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी की दौड़ में शामिल नेताओं के समर्थकों ने कार्यालय के बाहर डेरा डाला हुआ था। उनके पास अपने अपने नेताओं की पोस्टर भी थे, लेकिन जब घोषणा हुई तो सब हैरान रह गए। बाद में मोहन यादव के समर्थकों ने नारे लगाना शुरू किए, मगर उनके समर्थकों की तादाद कम थी। कई जानकारों का कहना है कि जिस तरह से राजनीतिक दल काम करते हैं या उनके राजनीतिक दलों की परंपरा रही है, उस राजनीति के व्याकरण को अब भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पार्टी नए प्रयोग कर रही है और इसके कई फैसले अप्रत्याशित भी हैं। उन्होंने हरियाणा का उदाहरण दिया और कहा कि उन मनोहर लाल खट्टर को भी इस तरह से मुख्यमंत्री चुना गया, जबकि उनसे वरिष्ठ और सक्रिय नेता संगठन में मौजूद थे। उसी तरह वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी ने कद्दावर मराठा नेताओं को चौंका दिया था। फिर फडणवीस को उप मुख्यमंत्री भी बना दिया गया। एनसीपी के अजित पवार को भी उप मुख्यमंत्री हैं, जबकि शिवसेना के एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तराखंड में तो विधानसभा के चुनाव हारने के बावजूद पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ मुख्यमंत्री के चयन में नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री के चयन में भी अपने ही पार्टी के नेताओं को चौंका दिया है। चाहे छत्तीसगढ़ में विजय शर्मा और अरुण साव हो या मध्य प्रदेश में राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा, पार्टी ने इसके जरिए जातिगत समीकरण में संतुलन बनाने का प्रयास भी किया है। उसी तरह राजस्थान में भी हुआ, जहां जयपुर राजघराने की दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की गई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इन सभी 3 राज्यों में 2-2 उप मुख्यमंत्री बनाना इस बात के संकेत है कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव पे भी ध्यान रख के किया गया है। वैसे 2 उप मुख्यमंत्री फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी आजमा चुकी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में यह प्रयोग हुआ जब केशव प्रसाद मौर्य और पहले दिनेश शर्मा और बाद में ब्रिजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और पार्टी का दावा है कि ये फॉर्मूला सफल रूप से चल भी रहा है। गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल में बिल्कुल नए चेहरों को जगह देकर एक तरह से नई परंपराएं की शुरुआत की है। वो कहते हैं कि भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में ज्यादातर चेहरे बिल्कुल युवा और नए हैं। ये प्रयोग नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में भी किया,
जब उन्होंने राजनीति की पृष्ठभूमि नहीं होने के बावजूद एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव जैसे अधिकारियों को मंत्री बनाया। कई वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि जिसका जोखिम कांग्रेस ने कभी नहीं उठाया, वो जोखिम भारतीय जनता पार्टी तब से उठाने लगी जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने सत्ता और पार्टी की कमान संभाली। वो कहते हैं कि कांग्रेस हमेशा ही पुराने नेताओं पर दांव लगाती रही। पार्टी में नए नेताओं को अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के आगे किसी दूसरे चेहरे को कांग्रेस ने प्रमोट ही नहीं किया। उसी तरह राजस्थान में अशोक गहलोत के आगे कांग्रेस के किसी नेता की नहीं चली। नए नेतृत्व और नई पीढ़ी को हमेशा पीछे ही रखा गया, इसलिए भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस को अलविदा कहना पड़ा। जानकारों का मानना है कि 10 सालों में भाजपा ने पीढ़ी परिवर्तन पर काफी जोर दिया है और इसलिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरह मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा की गई है, उसे इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि इनका तर्क यही है कि नए चेहरे जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है या जिनके नाम रेस में नहीं होते हैं और अगर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है तो वो हमेशा कृतज्ञ रहते हैं और इन्हें रिमोट से चलाया जा सकता है। इसके मुताबिक ऐसी सूरत में स्थिति हमेशा केंद्रीय नेतृत्व के नियंत्रण में रहती है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है? आप अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। क्या बीजेपी ये चाहती है कि पूरे राज्यों का कंट्रोल केंद्र के पास रहे? क्या बड़े चेहरे को दरकिनार कर मोदी और अमित शाह अपने कद को बढ़ाना चाहते हैं? बाकी इस पे आपकी क्या राय है? अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।